हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 7वीं क्लास, जो कि होने वाली है मध्यकालीन भारत। और इसमें हम देखने वाले हैं चोल, चेर तथा पांड्या वंश। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि संगम काल जो है वो किसे कहा जाता है। जो चेर, चोल तथा पांड्या वंश थे, इसी के टाइम पीरियड को संगम काल कहा जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ राजवंशियों का प्रभाव था। और ये कौन से राजवंश थे? तो चेर, चोल तथा पांड्या वंश थे। इसी समय दक्षिण भारत में तमिल साहित्य का भी अधिक विकास हुआ और साहित्यकारों की ये 3 मुख्य संगम सभाएं हुई, इसलिए यह समय को संगम काल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संगम काल से पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है चेर, चोल तथा पांड्या वंश। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, पहली तथा दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में शासकों के समय किन नाम से पहचाना जाता था? तो इसे कहा जाता था संगम काल। नीचे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जानकारी में लिखा है, संगम काल पहली तथा दूसरी शताब्दी का माना जाता था, जिसमें चेर, चोल तथा पांड्या ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संगम काल कौन से साहित्य से संबंधित था? जो संगम काल है, इसमें कौन सा साहित्य संबंधित था? तो तमिल साहित्य जो है वो संबंधित था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संगम काल में कितनी संगम सभाएं आयोजित मानी जाती हैं? तो 3 जो है सभाएं आयोजित मानी जाती थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि संगम काल में कितनी सभाएं आयोजित मानी जाती थी। तो 3 सभाएं जो हैं वो आयोजित मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संगम काल में संगम सभाओं का प्रारंभ सबसे पहले किसने संरक्षण में किया गया? तो सबसे पहले किसके संरक्षण में किया गया? तो ये पांड्य वंश के संरक्षण में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। तो आप ये याद रखेंगे कि पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम संगम सभा का आयोजन कहाँ हुआ? जो प्रथम संगम सभा हुई थी ये मदुरई में हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम संगम सभा का आयोजन हुआ था मदुरई में। इसी तरह दूसरी संगम सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे, कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरी संगम सभा का आयोजन हुआ था मदुरई में। तो आपने याद रखा कि पहली और तीसरी सभा का आयोजन एक जगह हुआ था मदुरई में, और दूसरी सभा का आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। अगला है, चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? जो चेर राजवंश था इसकी राजधानी थी वाची। तो आप इसे याद रखें कि चेर राजवंश की राजधानी हुआ करती थी वाची। अगला है, चोल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो चोल राजवंश थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी मानी जाती थी? उरैयूर मानी जाती थी। तो आप इसे याद रखेंगे, उरैयूर जो है वो चोल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती थी। नीचे आप देख सकते हैं, चोल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी मानी जाती थी वो उदयपुर तथा बाद में पुहर हो गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहले जो थी वो उदयपुर थी और बाद में ये पुहर हो गई थी। अगला है, चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो चेर वंश था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष और तीर था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष और तीर था। इसी तरह चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। तो आपने याद रखा कि चोल वंश का क्या है? प्रतीक चिन्ह बाघ है। इसी तरह पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली है। तो इन तीनों का आप याद रखेंगे कि चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष तीर है, चोल वंश का बाघ है, और पांड्य वंश का जो है वो फिश है, मछली है। अगला है, संगम काल में कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? जो संगम काल थे उसमें कौन सा ऐसा राज्य था जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो पांड्य वंश था। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 5वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में किस प्रमुख राजवंश का उदय सबसे पहले हुआ? तो ये किस राजवंश का उदय सबसे पहले हुआ? तो पल्लव राजवंश थे, उनका उदय सबसे पहले हुआ था। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं और एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो संगम काल से पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है।
तो पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो आप इसे याद रखेंगे कि पुहार नगर की नींव रखी थी किस चोल शासक ने? तो करिकाल ने रखी थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो करिकाल ने रखा था। अगला है, पुहार या कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? तो ये चोल राजवंश का पतन था। तो आप इसे याद रखेंगे कि पुहार या कावेरीपट्टनम जो है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? तो चोल राजवंश का था। अगला है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो प्राचीन चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उरैयूर थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्राचीन चोल साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो उरैयूर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? जो तंजावुर है वो किस राजवंश की राजधानी मानी जाती थी? तो चोल राजवंश की राजधानी मानी जाती थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि तंजावुर किस राजवंश की राजधानी मानी गई है? तो चोल राजवंश की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की कौन सी राजधानी हुआ करती थी? तंजौर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन आता है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर प्रशासन करते थे? तो चोल राजवंश जो है वो कहाँ पे अपना शासन किया करते थे? तो दक्षिण भारत में अपना शासन किया करते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल वंश जो है वो भारत के दक्षिण भाग में अपना अधिकतर शासन जो है वो किया करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर था? तो ये तमिलनाडु पे था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल राजाओं का जो शासन था वो कहाँ पे था? तमिलनाडु पे था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राजवंश की कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? तो ये कौन सा राजवंश था? तो ये चोल राजवंश था। तो आप याद रखेंगे कि किस राजवंश की कांस्य की मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? तो ये चोल वंश था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो दक्षिण भारत में जो भी मंदिर होते हैं वो शैली में होते हैं, द्रविड़ शैली में होते हैं। तो आप इसे याद रख लीजिए कि जो दक्षिण भारत में मंदिर की वास्तुकला होती है वो किस शैली में होती है? तो वो द्रविड़ शैली में होती है। और यही अगर उत्तर भारत की तरफ पूछा जाए, जो हमारे नॉर्थ की तरफ जो मंदिर होते हैं उसकी वास्तुकला की शैली किस तरह से होती है? तो वो नागर शैली से होती है। तो आपने याद रखा कि उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं और दक्षिण भारत में जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। तो इसी तरह चोल द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली जो है वो कौन सी थी? तो वो द्रविड़ शैली थी, क्योंकि ये दक्षिण भारत के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तो ये कौन सा नगर था? तो ये नगर था भिल्व स्वामिन। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तो भिल्व स्वामिन जो है वो विकसित हुआ था। अगला है, चोल राजाओं ने किस धर्म के संरक्षण प्रदान किए? जो चोल राजाएं थे वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे? तो शैव धर्म को वो संरक्षण प्रदान करते थे। मतलब चोल राजाओं ने शैव धर्म को ज़्यादा ऊपर माना था, तो इसलिए वो वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया करते थे शैव धर्म वालों को। अगला है, अधिकांश चोलाकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? जो अधिकांश चोल शासक के द्वारा मंदिर बनाए गए उसमें किस भगवान की अधिकतर पूजा होती थी? तो वहाँ पे शिव भगवान की अधिकतर पूजा हुआ करती थी और ज़्यादातर मंदिर भी शिव भगवान के हुआ करते थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल वंश के मंदिर जो हुआ करते थे वो ज़्यादातर शिव भगवान के ऊपर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था विजयालय ने। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आपने याद रखा कि चोल साम्राज्य या फिर चोल राजवंश की स्थापना किसने की? तो विजयालय ने किया था। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। अगला है, विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो विजयालय जो है भारत के चोल राजवंश से संबंधित है, क्योंकि चोल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उरायार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया? तो ये भी कौन थे? ये भी विजयालय थे, क्योंकि इनसे ही पूछा गया है कि ये उरायार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित थे और इन्होंने ही 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया। तो इनका नाम है विजयालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया? तो कावेरी डेल्टा में कौन सा शहर बनवाया गया? तो तंजावुर बनाया गया था। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा बनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा कौन सा शहर बनवाया गया? तो तंजावुर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप इसे याद रखेंगे कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया गया था चोल राजवंश के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोल राजवंश के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कौन थे? तो ये विजयालय थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण कराया विजयालय ने।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राजवंश का हिस्सा बना लिया गया? कौन से क्षेत्र थे? तो ये पांड्यन और पल्लव क्षेत्र थे, इन्हें ही चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राजवंश का हिस्सा बना लिया गया? तो पांड्यन और पल्लव राजवंश को जो है वो चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो ये कृष्ण थर्ड थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कृष्ण तृतीय यानी कि कृष्ण थर्ड को जो है उन्होंने आक्रमण किया था चोल राजवंश पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस चोल साम्राज्य ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्या राजा मारवर्मन राजसेना द्वितीय को हराया था? तो ये कौन थे? ये परातंक प्रथम थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि परातंक प्रथम ने ही पांड्या राजा मारवर्मन राजसेना द्वितीय को हराया था। अगला है, राजा राज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम डैश वंश से संबंधित थे? तो ये कौन थे? ये चोल वंश से संबंधित थे। राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल वंश से संबंधित हुआ करते थे। अगला है, चोल राजवंश में उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था राजराज चोल। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चोल राजवंश में उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था? उनका नाम था राजराज चोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजराज प्रथम डैश में राजा बने? तो कब बने? 985 ईस्वी में बने थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, सबसे शक्तिशाली चोल शासन माने जाने वाले राजराज प्रथम 985 ईस्वी में राजा बने थे, 985 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या फिर जिसे सिंहल को जाना जाता था पहले जीता था? ये कौन थे? ये थे राजराज प्रथम। तो आप इससे याद रखेंगे कि किस चोल राजा ने लंका, जिसे पहले के नाम में सिंहल के नाम से जाना जाता था, उसको सबसे पहले किसने जीता? तो राजराज प्रथम ने जीता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस चोल शासक ने श्रीलंका में उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो ये राजराज थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक वहाँ पे प्रांत बनाया था। अगला है, तंजौर या फिर जो तंजावुर के नाम से जाना जाता था में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो डैश शासकों के द्वारा बनाया गया? तो तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखें। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ये चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो अब ये पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने बनवाया था? तो राज चोल प्रथम ने बनवाया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, वो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो आपने याद रखा कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है ये डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये तंजावुर में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस वास्तुकला से है? तो ये द्रविड़ मंदिर वास्तुकला से है। और ये कहाँ पे है? तो ये तंजावुर में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप इसे याद रखेंगे कि ये तमिलनाडु स्टेट में मौजूद है। तो आपने याद रखा कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तंजौर का राजा रेजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा बनवाया गया? तो तंजौर का जो राजा रेजेश्वर मंदिर है वो किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया? तो चोल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्लाइंस स्थित है? तो ये राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इक्लाइंस स्थित है? तो ये राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो ये राजराज प्रथम था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ऐसा प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराज प्रथम थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? जो राजेंद्र प्रथम है ये राजराज प्रथम के पुत्र थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रथम जो है ये राजराज प्रथम के पुत्र थे। अगला है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश में गंगे गोंडचोला या फिर गंगा नदी की विजेता की उपाधि प्राप्त थी? तो किसे प्राप्त थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम को प्राप्त था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि गंगे गोंडचोला या फिर गंगा नदी की विजेता की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम को ये प्राप्त था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो ये एक त्याग समुद्र की जो पदवी थी वो धारण नहीं की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो त्याग समुद्र की पदवी जो है वो धारण नहीं किया था। अगला है, किस चोल शासक ने नई राजधानी
गोंडा चोलपुरम का निर्माण किया गया? तो गंगई गोंडा चोलपुरम का निर्माण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगई गोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो ये राजेंद्र प्रथम थे। इनकी सेना जो है वो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये चोल राजवंश थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि चोल राजवंशों ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये राजेंद्र चोल था। तो आप ये याद रखें, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी और सबसे बहादुर राजा जो माना जाता है वो राजेंद्र चोल माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो ये चोल राजवंश थे। तो चोल राजवंश ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था। अगला है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश में जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। तो ये चालुक्यों से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो एक चोल साम्राज्य का उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे कि कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। अगला है, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा चोल द्वितीय ने किया था। तो राज चोल द्वितीय ने किया था तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर मेरू शिलालेख के किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरुरू शिलालेख जो है वो किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चालुक्य के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है उत्तर मेरुर शिलालेख में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो सभा और उर जो है ये चोल राजवंश से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है चोल राजवंश में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को डैश के रूप में जाना जाता था? जो चोल राजवंश में किसानों की बस्तियां थी उन्हें उर के नाम से जाना जाता था। अगला है, चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी? तो इसे जाना जाता था सभा। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजित करने के तरीका के विवरण दिया था? तो ये उत्तरी मेरूर शिलालेख है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तरी मेरूर शिलालेख में जो है वो चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन की सभा में आयोजन करने का तरीके का विवरण जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश में अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर डैश के रूप में जाना जाता था? जो वेट्टिकर है वो जबरन श्रम के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल वंश में अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर जबरन श्रम के रूप में जाना जाता है। अगला है, चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में किया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेट्टिकर था चोल साम्राज्य का वो जबरन श्रम के रूप में किया जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था? तो शाला भोग के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग के नाम से जाना जाता था। अगला है, शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का अर्थ क्या था? तो शाला भोग शब्द का जो अर्थ हुआ करता था वो विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई दान में भूमि। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल साम्राज्य में जो शाला भोग शब्द का अर्थ था वो विद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि से था। अगला है, चोल काल के दौरान डैश ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था? कि कौन सी भूमि? तो ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव के रूप में जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल साम्राज्य में जो है वो ब्रह्मदेव का अर्थ क्या था? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। इसी तरह जो शाला भोग था इसका मतलब था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान में दी गई भूमि, और ब्रह्मदेव के मतलब था जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? तो देवदान। जो देवदान का अर्थ है वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को रूप में जानी जाती है। आपने याद रखा कि जो देवदान शब्द का अर्थ है वो है कोई ऐसी भूमि जो मंदिर को उपहार में दिया गया हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल शिलालेखों में तिरुनामट्टुकानी को डैश के रूप में जाना जाता था? तो ये ऐसा कौन सा था? तो मंदिरों को भेंट में दी गई जमीन। तो आप इसे याद रखेंगे कि तिरुमनाकुट्टीमानी को मंदिरों को भेंट में दी गई जमीन के रूप में जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थाओं के दान में दी गई भूमि कहा जाता था। तो ये कौन सा था? ये पल्ली चदम को नाम से जाना जाता था। तो पल्ली चदम जो है वो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि का लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता था? तो ब्रह्मदेव का यूज़ किया जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था? तो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि कहा जाता था। तो ये कहा जाता था वेल नवगाई को कहा जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चोल अभिलेखों में जो उल्लेखित अनुसार कोटियों के अनुसार जो है वो वेल्लभ नगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जिसे चोल शिलालेखों के द्वारा जो है वर्णित किया गया है? तो पल्ली चदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि जो है ये राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों में सही ढंग का कौन सा जोड़ा है? तो वेल्लानवती जो है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप याद रखेंगे कि इन्हें चोल साम्राज्य में ये वर्ड से रिलेट किया गया है कि कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, पल्ली चदम का मतलब है कि जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, और अगला है जो वेल्लानवती का मतलब है ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि चोल साम्राज्य में ये पल्ली चदम कोट किस नाम से जाना जाता था, तो इसका अर्थ क्या होता है? ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि है। फिर अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेल्लानवती का अर्थ क्या है? ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि है। इसी तरह आपने ऊपर देखा कि ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कौन से नाम से जाना जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे चोल साम्राज्य के ऊपर जो है वो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो को लेकर आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।